नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स का जो रिमेनिंग पार्ट था, वर्ब्स का जो थर्ड आपका क्लासिफिकेशन था, आज हम उसको तैयार करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स और उसके बाद हम कंपाउंड वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। आपने उन दोनों तरह के वर्ब्स का बेसिक नॉलेज ले लिया था। अब बात करते हैं हम कंपाउंड वर्ब्स की। COMPOUND कंपाउंड वर्ब्स क्या होती हैं? कंपाउंड वर्ब्स जिन्हें कहते हैं संयुक्त क्रियाएं। कहते हैं कि एक वाक्य में मिनिमम तो एक क्रिया आ सकती है, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम का कोई और छोर नहीं, लेकिन मैक्सिमम में भी 4-5 क्रियाएं आपके एक साथ आ सकती है। जैसे मैंने कहा कि सुनील लव्स गीता, एक एग्जाम्पल है, और जहां पर ये एक ही वर्ब है, राइट, एक ही वर्ब है, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें वर्ब का एक फ्रेज है। कंपाउंड वर्ब्स हमेशा वर्ब फ्रेज बनाती है। क्या बनाती है कंपाउंड वर्ब? हमेशा वर्ब फ्रेज। कहने का मतलब संयुक्त क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया से जुड़ती है। संयुक्त क्रिया किससे जुड़ती है? मुख्य क्रिया से जुड़ती है। तो ये लाइन आपके दिमाग में स्टार बना करके दिमाग में सेट कर लेना। क्या सेट करना है? कि संयुक्त क्रियाएं यानी कि कंपाउंड वर्ब, शॉर्ट में लिख दूं CV, हमेशा हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से जुड़ती हैं, मेन वर्ब से जुड़ती हैं। संयुक्त क्रिया हमेशा मेन वर्ब से जुड़ती है, राइट। अब देखो कंपाउंड वर्ब किस तरीके से मेन वर्ब से जुड़ती है, हम इसकी बात करते हैं कि कंपाउंड वर्ब किस तरह से मेन वर्ब से जुड़ती है। जैसे मैंने कहा कि आई एम लर्निंग टू स्विम। अब अपन बात करते हैं टू स्विम इन दिस पूल। अब देखो, अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, आप इस सेंटेंस में एक एक चीज बताइएगा। आई यहां पर सब्जेक्ट है, ये आपको पूरा पता है। इसके बाद एम यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, ए भी कह सकता हूं ना। लर्निंग यहां पर मेन वर्ब है, और आपको पता है जेएमआर के साथ वर्ब फर्स्ट में ING आ सकता है। और इधर देखो, लर्निंग के बाद एक और वर्ब आ रही है, टू स्विम, तैरना, राइट। इसी को कहते हैं हम कंपाउंड वर्ब। और ये पूरा की पूरा यानी कि AB, MB और CV का पूरा जो वर्ब का जो ग्रुप है, ये कहलाता है वर्ब फ्रेज। क्या कहलाता है? ये वर्ब फ्रेज कहलाता है। यस डियर फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? ये वर्ब फ्रेज। तो इस तरीके से आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कंपाउंड वर्ब के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। और कंपाउंड वर्ब क्या होती है? कंपाउंड वर्ब संयुक्त क्रिया होती है जो मेन वर्ब के बाद आती है। तो ये तो आपको क्लियर पता लग गया। अगर आपसे कोई पूछे कंपाउंड वर्ब क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि मेन वर्ब्स के बाद आने वाली क्रियाएं कंपाउंड वर्ब्स कहलाती है। और दूसरी बात, आपसे कोई यूं पूछे कि आपकी जो फ्रेज क्या होता है, तो आप बता देंगे वर्ब फ्रेज क्या होता है, कि जब हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और कंपाउंड वर्ब तीनों एक साथ आती है तो वो फ्रेज होता है। अगर कंपाउंड वर्ब नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, मेन वर्ब से वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का भी क्या हो सकता है? एक फ्रेज हो सकता है। क्योंकि एक से अधिक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? एक फ्रेज कहलाता है। अगर एक से अधिक शब्दों के समूह में क्रियाएं हैं तो वो वर्ब फ्रेज हो गया, राइट ना। अब बात करते हैं, सर ये आपने नॉर्मल चीजें समझी। अब आपने ये देखा कि CV हमेशा मेन वर्ब से जुड़ी रहती है। अब आप थोड़ा सा ये समझिए कि बेटा, कि CV जो होती है यानी कि कंपाउंड वर्ब जो होती है, किस किस रूप में आती है, क्या रूप होते हैं कंपाउंड वर्ब के। तो मैं बता देता हूं, देखो कंपाउंड वर्ब के क्या क्या रूप होते हैं। एक तो होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, राइट। दूसरा हमने देखा या देख रहे हैं टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा जो है कंपाउंड वर्ब है टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट में ING, राइट, टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट में ING। चौथा रूप क्या है? वर्ब फर्स्ट में ING। और पांचवा रूप क्या है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 5 तरह की कंपाउंड वर्ब्स होती हैं। ये आपको दिमाग में सेट रखनी है कि कितने तरह की कंपाउंड वर्ब्स होती हैं? 5 तरीके की। बताइए कौन कौन सी होती है कंपाउंड वर्ब्स आपके? अगर मैं पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि कंपाउंड वर्ब कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है टू प्लस वर्ब फर्स्ट, दूसरी होती है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी होती है टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट में ING, चौथी होती है वर्ब फर्स्ट में ING, और पांचवी होती है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डियर फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस ऑल द कंपाउंड वर्ब्स वन बाय वन। हम एक एक करके इन सारी कंपाउंड वर्ब्स को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी हम इन्हें पढ़ेंगे, यानी कि जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट कब आती है, और टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट में ING कब आती है, टू बी प्लस वर्ब थर्ड कब आती है, और
वर्ब फर्स्ट में आईएनजी कब और बीइंग प्लस वर्ब थर्ड कब आती है। इस सारी चीजों को हम किस में पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। जैसे देखो, मैंने कहा आई वांट टू गो नाउ, गो नाउ, अब मैं जाना चाहता हूं। अब देखिए ये आपका कौन है, ये आपका सब्जेक्ट है, राइट। इसके बाद ये कौन है, आपकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। अब मेन वर्ब के बाद एक और वर्ब जुड़ रही है, ये है आपकी कौन सी वर्ब, कंपाउंड वर्ब। ये टू इन्फिनेटिव में जुड़ रही है, मतलब सब्जेक्ट चाहता है कि वो ये काम करे। अब टू इन्फिनेटिव को जोड़ने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो सब्जेक्ट ही खुद काम करना चाहता है तो मेन वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट जुड़ जाता है, और सब्जेक्ट चाहता है कि ऑब्जेक्ट कार्य करे तो ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव चला जाता है। जैसे आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम, टू हेल्प मी, मेरी मदद करो, टू हेल्प मी। तो अब बताओ, इसमें ये तो मेन वर्ब हो गई और ये कौन सी वर्ब हो गई आपकी, कंपाउंड वर्ब हो गई, राइट। और कौन कौन करेगा अब हेल्प, यू करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट के लिए कंपाउंड वर्ब आएगी तो वो मेन वर्ब के बाद आएगी, और जब ऑब्जेक्ट के लिए कंपाउंड वर्ब आएगी तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी, राइट। जब सब्जेक्ट के लिए आएगी तो मेन वर्ब के बाद आएगी, और ऑब्जेक्ट के लिए आएगी तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। अब जैसे मैंने कहा कि शी वेंट, शी वेंट टू डिस्क्लोज, सी वेंट टू डिस्क्लोज द सीक्रेट, वो रहस्य को उजागर करने गई। सी वेंट टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। अब बताओ, वेंट यहां पर कौन है, मेन वर्ब है, और टू डिस्क्लोज खुलासा करना कौन सी वर्ब है, कंपाउंड वर्ब। पूरा कौन सा फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। अब देखो, आप देख रहे हो टू इन्फिनेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सी चाहती है, सी गई क्या करने के लिए, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज करने का काम भी कौन करेगी, शी, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो, मैंने कहा कि अब मैंने मैंने हायर किया गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर। तो बताओ, आपने हायर किया कौन, ड्राइवर, और ड्राइवर क्या काम करेगा, गाड़ी चलाएगा। तो गाड़ी चलाना हो गई कंपाउंड वर्ब, और आपने हायर किया ये हो गई मेन वर्ब। तो जैसे देखो, आई हायर्ड, मैंने किराए पर लिया, आई हायर्ड अ ड्राइवर टू ड्राइव माई कार, माई कार। अब देखो, ये टू ड्राइव जो है आपकी सीवी है, और हायर्ड क्या है, मेन वर्ब है, और ये सीवी किसकी है, ड्राइवर की। मतलब कहने का मतलब ये ड्राइवर काम कर रहा है, ओके। अगर सब्जेक्ट खुद काम करेगा तो, अब जैसे मैंने कहा मैंने बेचने के लिए कुछ फल खरीदे, तो आपने खरीदे क्या, फल, और बेचने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, अब आपने खरीदे क्या, आई परचेज्ड, आई परचेज्ड सम फ्रूट, मैंने कुछ फल खरीदे, सम फ्रूट टू सेल। अब आप देख रहे हैं कि सर इसमें भी यहाँ, अब आप टू सेल, अब आप देख सकते हो यहाँ पर परचेज के साथ टू सेल नहीं आ रही है, लेकिन देखो खरीदेगा भी कौन, मैं, और बेचूंगा भी कौन, मैं। मतलब यही सब्जेक्ट ये दोनों क्रियाएं करेगा, एक तो मेन वर्ब भी करेगा और एक कंपाउंड वर्ब भी करेगा, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट के बाद क्यों गई। तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट आपका निर्जीव है, कौन, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर निर्जीव है तो उसके बाद आने वाली जो कंपाउंड वर्ब होगी वो भी सब्जेक्ट ही करेगा, और अगर सब्जेक्ट सजीव और ऑब्जेक्ट सजीव है तो आने वाली कंपाउंड वर्ब, जैसे ये रहा देखो, ड्राइवर सजीव है और इधर यू सजीव है, तो आने वाली जो कंपाउंड वर्ब है कौन करेंगे, ऑब्जेक्ट। और देखो सम फ्रूट क्या है, ये निर्जीव है, इसलिए कौन करेगा इस काम को, सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब कंपाउंड वर्ब जो है वो डायरेक्ट मेन वर्ब के बाद भी आती है और ऑब्जेक्ट के बाद भी आती है, राइट। अपन ने निष्कर्ष तो यही निकाला ना, एक बार देखो फिर से। हो सकता है कि आपने ये बेसिक चीजें पहले से पढ़ रखी हूं नॉलेज के लिए, लेकिन आपको मैं फिर भी बता देता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि द कमिटी द कमिटी द कमिटी PURCHASED purchased some shares to distribute among members, MEMBERS, सदस्यों के बीच में, among the members या its members ऐसे लिख दो, MEMBERS। अब देखो, कमिटी ने मिलकर को शेयर्स खरीदे, तो खरीदा ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है ना। क्या खरीदे, कुछ शेयर्स खरीदे, और टू डिस्ट्रीब्यूट ये बांटना, ये हो गई कंपाउंड वर्ब। अब बताओ खरीदेगा कौन और बांटेगा कौन, कमिटी ने खरीदे और कमिटी ने बांटे हैं।
लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है सम शेयर्स, ये निर्जीव है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट NLO, ठीक है ना। जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बीच में आए तो फिर क्या होगा, आपको पता है फिर क्या होगा, फिर होने का मतलब ये है कि फिर वहां पर दोनों ही वर्ब्स किसने की है, सब्जेक्ट ने की है, ये आपको पता लग जाएगा। तो यस डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें किसकी किसकी बात करें, हम कंपाउंड वर्ब की बात करें, तो यहाँ पर ये मामला आकर के क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देना चाहूंगा कंपाउंड वर्ब्स के, जो आपको ये 2+ वर्ब फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं, तो वहां आपको पता है कि सब्जेक्ट खुद डिजायर रखता है किसी कार्य को करने की। जैसे मैंने कहा कि शी एक्सपेक्टेड मी टू सपोर्ट हर, उसने मुझसे आशा की कि मैं उसको सहारा दूं। तो देखो एक्सपेक्टेड काम है, ये मेन वर्ब किसने की है, सब्जेक्ट ने, और ये कंपाउंड वर्ब है टू सपोर्ट, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। यानी कि मैं कौन हूं, ऑब्जेक्ट, और कैसा ऑब्जेक्ट, टू लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट होने की वजह से कंपाउंड वर्ब किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये तो समझ में अच्छे से आ गया होगा कि अगर मानो आपको ये बताया जाए, क्या आपको ये क्लियर कर दिया जाए कि जो कंपाउंड वर्ब है वो मेन वर्ब के बाद आती है, और मेन वर्ब के तुरंत बाद भी आ सकती है, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद भी आ सकती है। उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर ये डाउट होने वाले हैं कि मेन वर्ब किस तरीके से काम कर, वो कंपाउंड वर्ब किस तरीके से काम कर रही है। सब्जेक्ट के लिए भी आ सकती है कंपाउंड वर्ब, और ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकती है। अगर ऑब्जेक्ट निर्जीव होगा तो दोनों ही वर्ब किसके लिए होंगी, सब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट अगर सजीव है तो कंपाउंड वर्ब किसके लिए हो सकती है, सजीव वर्ब के लिए, ठीक है ना, सजीव ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखिए, अब अपन आते हैं 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म की ओर। किसकी ओर आते हैं, 2+B+ वर्ब थर्ड की ओर। पहले हमने 2+ वर्ब फर्स्ट देख लिया है, यानी कि 2+ वर्ब फर्स्ट हमने देख लिया है। अब हम आ रहे हैं 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। हम अब इसी पर स्टडी करेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। यस डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 2B+ वर्ब थर्ड की ओर। याद रखना, जब मेन वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब है और उसके बाद अगर 2B+ वर्ब थर्ड आती है, तो उसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। कैसा स्ट्रक्चर है, ये पैसिव है। मतलब ये वाली क्रिया अब सब्जेक्ट ने नहीं की। पहले तो क्या हो रहा था कि ये वाली क्रिया सब्जेक्ट कर रहा था, ऑब्जेक्ट कर रहा था, लेकिन ये वाली क्रिया जो होगी जिसके बाद आएगी, मतलब जो भी यहाँ होगा, चाहे सब्जेक्ट हो, यहाँ तो वैसे सब्जेक्ट ही होगा, या फिर यहाँ ऑब्जेक्ट हो, तो ये वाली जो क्रिया है ना जिसके बाद आएगी ना, ये समझ लेना कि ये क्रिया उसी पर हुई है, इसने की नहीं है बल्कि हुई है। जैसे आपने देखा एक एग्जांपल, मैंने कहा कि शी वांट्स टू स्लीप नाउ, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैंने कहा कि ये बात हुई, तो इसमें देखना आप कि शी सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये कंपाउंड वर्ब है। मेन वर्ब और कंपाउंड वर्ब एक साथ आ रही है, तो आप देख सकते हो कंपाउंड वर्ब कौन सी है, टू इन्फिनेटिव, तो किसने की है, सी ने। लेकिन अगर एक एग्जांपल बोलूं मैं कि शी वॉज देयर टू बी अपॉइंटेड, हाँ, शी वॉज देयर टू बी अपॉइंटेड। अब ये देखा आपने, टू बी अपॉइंटेड आ रहा है, राइट। आपने देखा कि ये वॉज आ रहा है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं कह करके इसको हम मेन वर्ब भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद और कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है। तो ये क्या है आपका, ये है कंपाउंड वर्ब, राइट। मेन वर्ब के बाद ये कंपाउंड वर्ब हो गई। अब बताओ ये कंपाउंड वर्ब क्या है, एक्टिव में, पैसिव में। तो ये देख के ही पहचान गए कि आप पैसिव में, इसका मतलब इससे पहले जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ रहा होगा वो काम उसने नहीं किया बल्कि उस पर हुआ है। देखो, शी ने अपॉइंट नहीं किया किसी को, बल्कि शी को अपॉइंट किया गया है। ये आपके माइंड में आपको सेट रखना है, क्या सेट रखना है कि शी ने किसी को अपॉइंट नहीं किया बल्कि शी को अपॉइंट किया गया है। मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि यू 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 केम, या यू आर हेयर, टू बी टॉट इंग्लिश, ठीक है ना। ये देखो, यू आर हेयर टू बी टॉट इंग्लिश, तुम यहां हो क्या करने के लिए, अंग्रेजी, क्या करने के लिए, अंग्रेजी पढ़ाई जाने के लिए। मतलब टू बी टॉट का मतलब है कि जो ये पैसिव की सीवी है,
पैसिव की सीवी है, और पैसिव सीवी होने का मतलब है कि ये यू को यू पर होगी, मतलब यू पर ये काम किया जाएगा, यानी यू को पढ़ाया जाएगा। और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा, यहां देखेंगे आप कुछ एग्जांपल्स को मैंने रफ करता हूं, देखेंगे। जैसे मैंने एक लाइन लिखी, देखना इसे, मैंने आई बॉट ए कार, आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी, टू सेल, टू सेल इट, इसे बेचने के लिए। अब आप याद रखना कि मैंने एक कार खरीदी बेचने के लिए, तो अब मैंने खरीदी क्या, एक कार, और क्या करना था, बेचना था इट, यानी इसे। आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, और इट किसके लिए आया है, ये भी कार के लिए आया है। तो बताओ एक ही लाइन में एक वर्ब के करीब करीब समान शब्दों को यूज करना हमारे तो ठीक ग्रामर में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पैसिव बना देंगे। तो ये इट है ना, इट, यहां से जब पैसिव बनाते हैं, आपको पता है कि अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को यहां ले आते हैं, राइट, और वर्ब के दो टुकड़े कर देते हैं और कर देते टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब आप इसको ऐसे ही कर दो कि जब इट को आप कार के पास लेके आए तो कार और एक ही है तो बराबर हो गए, एक कार ही आ गया, और टू सेल की जगह पर क्या आ गया, टू बी सोल्ड। तो ये सेंटेंस ऐसे भी सही है, कैसे, कि आई बॉट अ कार टू बी सोल्ड, आई बॉट अ कार टू बी सोल्ड, तो टू बी सोल्ड किसके बाद आ रहा है, कार के बाद, मतलब बेचने का काम किस पर होगा, कार पर होगा, राइट ना। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि द गार्डनर, द गार्डनर, GARDENER, the gardener planted, PLANTED, planted some flowers, some flower plants to offer to God, to God, भगवान को चढ़ाने के लिए उसने कुछ फूलों के क्या खरीदे, फूलों के क्या लगाए, प्लांट्स लगाए। तो देखो गार्डनर ने प्लांट किए कुछ फ्लावर्स प्लांट, कुछ फ्लावर प्लांट्स टू ऑफर टू गॉड। अब देखो यहां पर अगर ये देखिए, ये तो मेन वर्ब है, और ये आपने देखा कि ये कंपाउंड वर्ब है। अब बताओ कि जो कुछ फ्लावर प्लांट्स है वो खुद चढ़ा लेंगे भगवान के पास अपने आप, या फिर उनको चढ़ाया जाएगा, चढ़ाया जाएगा ना। तो यहां पर आपको पता है प्लांट्स पर काम हो रहा है चढ़ाने का, तो अपन इसको पैसिव में बनाएंगे, टू बी ऑफर्ड टू गॉड, टू बी ऑफर्ड टू गॉड, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब जैसे देखो मैंने कहा, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे मैंने कहा कि ऑन द टेबल या ऑन द डेस्क बर माई डॉक्यूमेंट्स, ऑन द डेस्क बर माई डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई, टू वेरीफाई देन। अब मैंने कहा ये एग्जांपल है, मैंने देखा, मैंने कहा डेस्क पर बरमानी थे मेरे डॉक्यूमेंट्स। अब देखो ये तो हो गई आपकी कौन सी वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में ही काम कर रही है, राइट, क्योंकि हेल्प इसके बाद और कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब यही मेन वर्ब का काम कर रही है, आपने पढ़ी लिया। और टू वेरीफाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़िए, आपको बताया जाएगा कि अगर प्रीपोजिशन प्लस स्थान आया हो तो आपका सब्जेक्ट आगे होता है, तो ये सब्जेक्ट है आपका। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है उसके बाद आ रहा है टू वेरीफाई, पुष्टि करना। अब बताओ डॉक्यूमेंट्स खुद पुष्टि करेंगे या डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि की जाएगी, तो आपको पता है ना कि ये वाली क्रिया इस पर होगी, और होगी तो यहाँ पर जो कंपाउंड वर्ब है आपकी सीवी वो पैसिव में आएगी, और वो होगी टू बी वेरीफाइड। ये समझने वाली चीज है भैया, ये ना समझने वाली चीज नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक वे में इसको समझा आप जा सकता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब अगर मैं और एग्जांपल्स देखूं इसके, जैसे मैं आपको और एक और दे देता हूं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि देयर वॉज अ मैन, देयर वॉज ए मैन टू अपॉइंट, देयर वॉज ए मैन टू अपॉइंट एज द मैनेजर ऑफ द कंपनी, मैनेजर ऑफ द कंपनी, द कंपनी। अब आपको क्या लग रहा है सेंटेंस को पढ़ करके देखिए कि वहां एक आदमी था टू अपॉइंट जो नियुक्त करेगा एज द मैनेजर, मैनेजर के रूप में कंपनी के। तो बताओ आदमी खुद अपने आप को नियुक्त कर लेगा क्या, नहीं ना।
तो अपॉइंट तो उसे किया जाएगा, किसको? इस आदमी को। तो आदमी अगर अपॉइंट करता तो टू अपॉइंट सही है, लेकिन आदमी को अगर अपॉइंट किया जाएगा तो यहाँ पर पैसिव वाली कंपाउंड वर्ब आएगी। ये तो आपकी मेन वर्ब हो गई। अब ये कंपाउंड वर्ब पैसिव वाली आएगी। अब पैसिव वाली कंपाउंड वर्ब कैसे आएगी? टू बी अपॉइंटेड, राइट ना? टू बी अपॉइंटेड, टू बी अपॉइंटेड। तो आई होप दैट कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से इनको तैयार भी कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं, इनको आप रिवाइज करके देख सकते हैं पुनः, और नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि वर्ब स्ट्रक्चर नंबर 3 की। जो कंपाउंड वर्ब नंबर 3 है वो है टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। यस डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने दो पढ़ ली हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पढ़ रहे हैं हम टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो देखिएगा टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी किस तरीके से काम करती है। ये तो रही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये थी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अब हम तीसरी पढ़ रहे हैं वो है टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। याद रखना बेटा कि ये जो है ना, ये कर्ता के किसी जारी कार्य को दर्शाती है, किसी जारी कार्य को दर्शाती है कब दर्शाती है? कब भाई? ये तो देखो आईएनजी लग रही है तो जारी कार्य को तो दर्शाएगी, लेकिन कब? जब मेन वर्ब तो स्थायी हो, जब मेन वर्ब तो स्थायी हो, पूर्ण हो, और कंपाउंड वर्ब जारी हो। जब सीवी कैसी हो? जारी, कॉन्टिन्यूअस। तो कैसे होगा सर ऐसे? हमको कैसे पता लगेगा? जैसे मैंने कहा कि ट्रीज, पेड़ जो हैं, ट्रीज सीम, पेड़ प्रतीत होते हैं। तो प्रतीत होने का काम तो स्थायी हो गया कि पेड़ प्रतीत होते हैं। और पेड़ क्या करते हुए प्रतीत होते हैं? टू बी रनिंग, दौड़ते हुए, ठीक है ना? टू बी रनिंग, दौड़ते हुए, बैकवर्ड्स, पीछे की ओर, बैकवर्ड्स, पीछे की ओर, बैकवर्ड्स, वाइल ड्राइविंग ऑन कार, वाइल ड्राइविंग ए कार। जब हम कार चलाते हैं, ड्राइविंग ए कार, जब हम कार चलाते हैं तो पेड़ कैसे कैसे प्रतीत होते हैं? कि वो पीछे की तरफ दौड़ते हैं। तो प्रतीत होना तो स्थायी हो गया, ये तो मेन वर्ब हो गई, ये स्थायी है। और रनिंग काम क्या है उनका? दौड़ते हुए, यानी कि दौड़ते हुए काम उनका प्रतीत होता है। जैसे मैंने कहा कि शी इज कंसीडर्ड, उसको समझा जाता है, शी इज कंसीडर्ड, कि उसको माना जाता है। कंसीडर यानी मानना, तो पैसिव है स्ट्रक्चर यहां पर, उसे माना जाता है टू बी वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस, कि वो हमेशा काम करती रहती है। टू बी वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस। आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझना, एक बार मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझना। देखो इज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? आपकी मेन वर्ब है। अब आपको पता है इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है। मतलब सी ने ये काम नहीं किया, बल्कि सी पर ये काम किया गया। तो सी को समझा गया और समझा जाता है, ये स्थायी काम है। स्थायी काम पैसिव में सी को समझा जाता है, वो क्या काम करती रहती है? वो मेहनत करती रहती है, वो काम करती रहती है। तो काम करने का काम वो क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मानो मेन वर्ब स्थायी हो या पूर्ण हो और आपकी जो कंपाउंड वर्ब है वो जारी रहने का भाव दे, तो वहां पर आपको टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपके टू प्लस वर्ब फर्स्ट, टू बी प्लस वर्ब थर्ड और टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी पूरे हुए हैं डियर फ्रेंड्स। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, उसके बाद आप बताना कि इसमें आंसर क्या आएगा। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना आप। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा मोहित अपीयर्स डैश हिज फ्रेंड्स। तो अब देखो ऑप्शन ए, टू चीट हिज फ्रेंड्स, बी टू बी चीटेड हिज फ्रेंड्स, सी चीटिंग हिज फ्रेंड्स, और डी टू बी चीटिंग हिज फ्रेंड्स। तो अब बताइए इसमें क्या होगा? अगर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में ये नॉलेज मिल जाए, नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ेंगे तो आपको ये नॉलेज मिल जाए कि अपीयर के बाद कभी भी डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट आईएनजी नहीं आती। तो आप कौन सा ऑप्शन काटेंगे? अपीयर के बाद डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट आईएनजी नहीं आती है, लेक्सिकल वर्ब होती है कि नहीं होती? तो उसके बाद डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट आईएनजी नहीं आती, तो ये काट दोगे, राइट? काट दोगे ना? कट गया ना? आप बताओ। अब अपन के पास तीन ऑप्शन है,
अब बताओ, मोहित प्रतीत होता है, ये तो हो गया उसका स्थायी काम। अपने मित्रों को क्या करते हुए प्रतीत होता है? वो धोखा देते हुए प्रतीत होता है। तो यानी धोखा देने का काम वो हमेशा जारी रखता है। अब देखो, मोहित को धोखा नहीं दिया जाता, मोहित धोखा देता है किसको? अपने मित्रों को, क्योंकि जिसको धोखा देता है वो ऑब्जेक्ट है, ये आगे रहा, तो पैसिव नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा? टू बी चीटिंग। और आप जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ोगे तो उसमें मैं सीधा एक नियम लिखाऊंगा कि अगर सीम, साउंड, रिजेंबल वगैरह अगर लेक्सिकल वर्ब आई हो तो वहां पर आपको अगर किसी वर्ब को जोड़ना हो, रनिंग काम को दर्शाने के लिए टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और अगर स्थायी काम दर्शाना हो दूसरा भी, तो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर टू बी चीटिंग आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पैटर्न की, जो वर्ब का हमारा फोर्थ पैटर्न है, कंपाउंड वर्ब का फोर्थ पैटर्न, और वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फोर्थ पैटर्न है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा शी स्टॉप्ड स्मोकिंग, स्मोकिंग, SMOKING, शी स्टॉप्ड स्मोकिंग। वी स्टार्टेड लाफिंग, LAUGHING, ठीक है ना। शी लव्स डांसिंग, अब आप देख सकते हैं यहां मेन वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब आ रही है वो कंपाउंड वर्ब है, और कंपाउंड वर्ब का मतलब है कि ये जो आईएनजी वाली जो वर्ब है इसका मतलब है किसी कार्य को करते रहना, किसी कार्य को करते रहना। तो अब आप देख लेना, जब हम किसी कार्य को करते रहना, या तो चालू कर दें या बंद करते हैं या पसंद करें या कुछ भी करें, तो हम वहां जीरंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे उसने रोक दिया, और क्या करते रहना रोक दिया? स्मोकिंग, धूम्रपान, मतलब जो धूम्रपान वो करती रहती थी वो उसने अब बंद कर दिया है। तो यानी जो काम रनिंग था उसको हम क्या कर देते? स्टॉप कर देते हैं। हमने शुरू कर दिया हंसते रहना, मतलब हम जिंदगी में ऐसे नहीं हमने हंसना शुरू कर दिया, हमने पहली बार हंसना शुरू नहीं किया, हमने हंसते रहना, मतलब अब तक हम दुखी रहते थे, अब हम हंसते रहते हैं। शी लव्स डांसिंग, वो नाचते रहना पसंद करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये क्लियर कर सकते हो कि यहां पर मेन वर्ब के बाद आपकी कंपाउंड वर्ब आ रही है। अब अगर बात करें हम पांचवी वर्ब की, तो पांचवी, और ये हम नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ लेंगे कि किन के बाद तो जीरंड आता है और कब टू इन्फिनेटिव आता है, यानी कब वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगी, कब टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और क्यों आएगी और किस भाव में आएगी। अब अगर बात करें, ये तो बेसिक नॉलेज ही तो है बेटा, बेसिक नॉलेज हम ले रहे हैं इसमें। वर्ब जो हम पढ़ रहे हैं ना, वर्ब में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं हम, वर्ब में बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि कंपाउंड वर्ब क्या होती है, कितनी होती है, कैसे काम करती है, आपको पता कैसे लगेगा कि ये कंपाउंड वर्ब है, आप सेंटेंस का अर्थ कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। हम इन सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बीइंग प्लस वर्ब थर्ड ठीक वैसे ही है जैसे टू बी प्लस वर्ब थर्ड, मतलब जैसे इसका मतलब ये किसी कार्य को करते रहना, किसी कार्य को करते रहना। लेकिन इसमें ये चक्कर पड़ेगा कि यहां पर तो सब्जेक्ट आता था पहले, यहां तो सब्जेक्ट आता था, यहां ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ये वाली जो क्रिया है ना किसी पर होती रहेगी। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हाँ, जैसे मैंने कहा कि ऑल द एम्प्लॉयर्स, all the EMPLOYERS, all the employers were hired, were hired, being serving till late night, being served till late night। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, ये आप बताना कि ऑल द एम्प्लॉयर्स वर हायर्ड, सारे जो कर्मचारियों को किराए पर लिया गया था, बीइंग सर्व्ड टिल लेट नाइट, कि उनकी सेवा की जाए। तो कर्मचारियों की सेवा थोड़ी की जाएगी, कर्मचारी सेवा करेंगे, तो यहां पर बीइंग सर्व्ड की जगह पर सर्विंग टिल लेट नाइट ये आएगा, सर्विंग टिल लेट नाइट। अब अगर यही सवाल इस तरीके से होता कि जैसे ईच, जैसे मैंने कहा ईच टेबल was each table was fixed, each table was fixed, being
बीइंग डेकोरेटेड या बीइंग लाइटेड इन वेरियस कलर्स। माने कि देखो, अब क्या है कि प्रत्येक टेबल जो है वो फिक्स कर दी गई थी, बीइंग लाइटेड, जलाते हुए या उजाला करते हुए, इन वेरियस कलर्स, विविध कलर्स में, विभिन्न रंगों में। तो बताओ, लाइट टेबल ने थोड़ी जलाई, बल्कि टेबल पर लाइट जलाई गई। तो ये वाली क्रिया जो है किस पर हो रही थी? लगातार टेबल पर हो रही थी। क्या हो रही थी? टेबल पर हो रही थी। ठीक है ना? तो मैंने कहा ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द पर, ईच वर्ड वॉज फोकस्ड, प्रत्येक शब्द पर ध्यान दिया गया, फोकस्ड। ठीक है ना? बीइंग स्पोकन टू द बॉस। जब बॉस से बोला जा रहा था, मानी मतलब बोले क्या जा रहे थे? बीइंग स्पोकन मतलब बोलते जाते समय, मतलब आप प्रत्येक शब्द पर कब ध्यान दोगे? जब कोई काम जारी रहेगा, जो बोलने का काम जारी था। अब शब्द थोड़ी बोल रहे हैं, शब्द को बोला जा रहा है। तो देखो, ईच वर्ड वॉज फोकस्ड स्पीकिंग टू द बॉस नहीं, बीइंग स्पोकन टू द बॉस। मतलब बॉस से बोलते समय उन शब्दों पर प्रत्येक ध्यान दिया गया। बॉस से बोले कौन जा रहा था? बोल कौन रहा था? शब्द थोड़ी बोल रहे थे, बोल तो हम रहे थे। तो इसीलिए ये भी पैसिव वाला सेंटेंस, ये भी पैसिव वर्ब है और ये भी पैसिव वर्ब है। तो देखो, 4 वर्ब्स यहां पर आ रही है, 1 2 3 4। ये वाला एक पैटर्न है और ये वाला एक पैटर्न है। तो इस तरीके से बीइंग प्लस वर्ब थर्ड को यूज किया जाता है डियर फ्रेंड्स। और क्यों यूज किया जाता है, हम इसको पढ़ेंगे जिरेंट वर्ब में। जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने लगेंगे तो वहां पर हम जिरेंट वर्ब में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूज किया जाता है। सर आपने कैसे कर दिया, ये 2 सेंटेंसेज में आपने कैसे कर दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। डियर फ्रेंड्स, आपको तो ये समझना है सिर्फ कि हाँ, अगर बीइंग वर्ब थर्ड आ रही है तो इसका मतलब इससे पहले आने वाला जो भी सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसने काम नहीं किया, बल्कि उस पर काम हुआ है। और अगर वर्ब फर्स्ट आईएनजी आ रही होगी तो आप समझ जाओगे कि उसने काम किया है। तो ये आपको ध्यान से समझना है, बस और कुछ नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ साधारण चीजें पढ़ी, कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। और अब हमारी इस क्लास के बाद वर्ब जो है पूरी हो चुकी हैं। अब हम अगली क्लास में आपको जो कुछ और नया टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ें, एक बार रिवीजन लें इस क्लास का, और जो भी बेसिक चीजें हैं वो आप एक बार इनको अपने दिमाग में सेट करें। ओके डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।